हेलो बच्चों, मैं नथुनी सिंह और आज आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर पाठ 2 हिंदी का, जिसका नाम है ममता। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मैंने पिछले दिन पाठ 1 मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गद्यांश का वीडियो डाला हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। मैं गद्यांश के सभी लेखकों का मैं जीवन परिचय और पाठ का सारांश की वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। तो चलिए हम चलते हैं पाठ 2 ममता। ममता जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है। ठीक है, तो चलते हैं जो गद्यांश की तरफ। तो देखिए ममता। हाँ, तो चलिए देखते हैं। ममता रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ठीक है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, मतलब किला रोहतास दुर्ग जो किला है, रोहतास ये बिहार में है, तो दुर्ग माने किला। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता, ठीक है, श्रोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ठीक है, ममता विधवा थी। ममता क्या थी? विधवा थी। उसका यौवन श्रोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। ठीक है, वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। ठीक है ना। देखिए ये जो है, यहाँ से देखिए, मैं ये जो अंडरलाइन किया हूँ इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, फिर से पढ़ ले रहा हूँ। देखिए लिखा है, उसका यौवन श्रोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। ठीक है, वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। ठीक है, विधवा जो स्त्री है उनका जीवन पति के मर जाने के बाद एकदम कह सकते हैं बिल्कुल पतझड़ के समान होता है। तो देखिए यह ममता पाठ का जो ये गद्यांश है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गद्यांश और एक आगे जो गद्यांश है, ये दोनों ही गद्यांश अक्सर 1 साल के अंतरालों पर आते रहते हैं। तो देखिए जो ये गद्यांश के जो प्रश्न जो बनते हैं इस गद्यांश में, वो 3 प्रश्न बनते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 में जो गद्यांश है उन गद्यांशों पर 3 ही प्रश्न बनाए जाते हैं लगभग। ठीक है, तो जब पहला जो प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये गद्यांश का संदर्भ आपको क्या करना है, ये हर प्रश्न गद्यांश में देगा। मतलब चाहे कोई भी गद्यांश हो, चाहे पाठ 1 मित्रता को कर ले, पाठ 2 ममता को कर ले, या दूसरे अन्य भी पाठ है, उन सारे गद्यांशों में एक ही प्रश्न जो है बार बार आते हैं। उनका जो नाम होगा कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको बेहतर अच्छी तरह से ढंग से तैयार कर लेना है। दूसरा जो प्रश्न आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितना अंडरलाइन है, जैसे कि मैंने इसके लिए डाल रखा है, तो इसी तरह से आपके अंडरलाइन आएंगे और उसी की आपको व्याख्या करनी पड़ती है। और तीसरा जो प्रश्न है, इसी गद्यांश के आधार पर तीसरा प्रश्न बनाया जाता है कि ममता किसकी पुत्री थी। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न लगभग ये जो पहला प्रश्न है ये तो इसी गद्यांश का हिसाब देता है, और तीसरा जो प्रश्न है वो इसी गद्यांश, जो गद्यांश आपको दिया रहेगा उसी से वो प्रश्न बनाकर पूछता है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करने की बात आ गई तो जो अंडरलाइन आपको दिया रहेगा गद्यांश में, आप उसी की व्याख्या करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का ये जो पाठ है ममता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो देखिए प्रश्न नंबर 1, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग डाल लीजिएगा स्केच से सुंदर अक्षरों में। उसके सुंदर अक्षरों में आप लिखिएगा। मेरी कुछ राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखने का प्रयास अच्छा किया है, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान से समझिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित, ठीक है, गद्य खंड में संकलित ममता, ममता को या तो आप स्केच से लिख दीजिएगा या तो लिखने के बाद नीचे स्केच चला दीजिएगा ताकि ये चिन्हित हो। इसका मतलब यही होता है कि ये एग्जामिनर की निगाह इसी पे पहले पहुंचती है। लेखक और पाठ का नाम नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। यदि मित्रता की बात होती तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। अब यही अगला जो पाठ होगा वो जैसे कि हम भारतीय संस्कृत कर दे रहे हैं, संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इस तरह से संदर्भ आप याद कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो किसी भी पाठ का आपको संदर्भ लिखना रहेगा तो आपको समस्या नहीं होगी। रेखांकित अंश की व्याख्या में देख लीजिए कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता अल्प आयु में यानी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी, उसके पति का देहांत हो गया था। जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव से उफनती हुई बहती है, ठीक है, जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव से उफनती हुई बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन, ठीक है, उसी प्रकार ममता का यौवन पूर्ण रूप से अपने उफान पर है, ठीक है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की एकलौती पुत्री है। ममता किसकी पुत्री है? चूड़ामणि की पुत्री है, ठीक है, जो बाल विधवा थी, यानी कि बाल अवस्था में ही वह विधवा हो गई थी, उसके पति का देहांत हो गया था। उसके मन मस्तिष्क में दुखी रूपी आंधी तथा आंखों से आंसू बह रहे हैं। यानी उसके मन मस्तिष्क का चूंकि मन उदास था, चूंकि बाल विधवा, एक पहले तो कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी और दूसरा दुख था कि उसका पति ही चल बसा था, ठीक है। तो मस्तिष्क में दुख रूपी आंधी तथा आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसका मन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ। उसका मन क्या था? भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ था। तो आप इसका जो रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से आप लिखिएगा। वैसे आप ध्यान रखना है आपको कि पाठ का सारांश यदि आपको पता रहेगा और कुछ अपने मन से और कुछ उसी को उसमें लिख देंगे तो यह गद्यांश का काम हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था कि ममता किसकी पुत्री थी, ठीक है। हाँ, तो तीसरा जो प्रश्न था कि ममता किसकी पुत्री थी, तो उत्तर लिखिएगा ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी, ठीक है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी और वह बचपन में ही विधवा हो गई थी, ठीक है। तो यह रहा गद्यांश 1, ठीक है। अब हम गद्यांश नंबर 2 में देखिए कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया। चौसा का युद्ध आप पढ़े ही होंगे। तो चौसा के मुगल पठान युद्ध को, ठीक है, बहुत दिन बीत गया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता अब क्या है? 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपने झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। वह कहाँ पड़ी थी? अपने झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, मतलब वृद्ध हो गई थी। तो आप समझ रहे होंगे कि वृद्धों को ज़्यादा समस्या आती है, खांसी या दूसरे अन्य बीमारियां। तो वो 70 साल की हो चुकी थी, उसे खांसी आ रही थी। अब देखिए क्या है, ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे
घेर कर बैठी थी। ममता की देखभाल के लिए 2-3 स्त्रियां गांव की लगी रहती थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। आप समझ लीजिए कि जीवन प्रयत्न वो दूसरों के ऊपर न्यौछावर कर दी अपने आप को। तो निश्चित है कि आप अगर किसी को प्यार करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, तो निश्चित है कि वो भी आपका सेवा करेगा। तो इस कारण उसकी सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसके आसपास हमेशा बराबर लगी रहती थी। ठीक है, तो देखिए अब इसका प्रश्न जो बनता है, इस गद्यांश का जो प्रश्न बनेगा, तो गद्यांश का जो पहला प्रश्न है, तो कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये तो सब में आएगा। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश जो अंडरलाइन है, इसी की आपको व्याख्या करनी है। और तीसरा जो प्रश्न आएगा, मैंने आपको बता रखा है कि गद्य से प्रश्न वो पूछता है। तो देखिए गद्यांश जो प्रश्न पूछेगा, तीसरा प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता कितने वर्ष की हो गई थी। कि इस गद्यांश में जो हमने पढ़ा, उस गद्यांश में ममता कितने वर्ष की हो गई है। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका संदर्भ क्या है, मैंने पिछले वीडियो मतलब पिछले बार अभी बताया, या पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है। अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया था कि संदर्भ आपको कैसा लिखना है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप एक बार उसे देख लीजिएगा। और संदर्भ सारा एक होता है, लेकिन आपको लेखक और पाठ का नाम सिर्फ चेंज होता है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अंतिम समय में ममता का एकमात्र सहारा थी गांव की 2-3 स्त्रियां। यानी जब ममता वृद्ध हो गई थी, बूढ़ा हो चुकी थी, उसके जो सहारा कौन थे, गांव के 2-3 स्त्रियां उसकी सहारा थी। ठीक है ना, जो उसकी सेवा में लगी हुई थी और उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि ममता स्वयं भी मानवता के प्रति प्रतिबद्ध थी। उसने सभी लोगों के सुख दुख में निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप यदि बिना मतलब किसी स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के जब किसी की आप सेवा करेंगे ना, जैसे आप अपने घर में बुजुर्ग हों, दादा हों, दादी हों, माता पिता हों, वो आप उनकी आप सेवा कीजिए। ठीक है, जब आप उनकी सेवा करेंगे ना, तो निश्चित है जो घर के दूसरे लोग जो हैं वो आपको जब देखेंगे, तो आपके जो घर में छोटे बच्चे रहेंगे वो देखेंगे तो उससे आपसे सीखेंगे। ठीक है, तो सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों का सेवा करना चाहिए हमें। तो आप ये समझ लीजिए कि जब वो ममता जब थी, जवान थी, मतलब जब यौवन अवस्था में थी, तो वो दूसरों के लिए हमेशा समर्पित रहती थी। किसी को भी कोई कष्ट होने अगर देखती थी तो दौड़ फौरन वहां जाती थी। तो आप वही समझ लीजिए कि अंत समय जब आया उसका, तो गांव के जो स्त्रियां थी उसकी सेवा के लिए लगी रही। अगर आप उसकी सेवा, वो लोगों के साथ उठती बैठती नहीं, वो लोगों की सेवा नहीं करती, तो बताइए अंत में उसका कौन साथ देता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस लिए गांव की स्त्रियां उसके साथ लगी थीं। तो देखिए यही चीज है कि हमें भी घर परिवारों में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हमें सेवा करना चाहिए जहां तक हो सके। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या था कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता कितने वर्ष की हो गई थी। ठीक है, ये जो गद्यांश हमने पढ़ा, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया था, इसमें हम जो है ममता कितने वर्ष की हो गई गद्यांश में। तो गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो गद्यांश में ही प्रश्न जो है लगभग तीसरा उत्तर उसी में छुपा रहेगा। ध्यान रखिएगा आपको कि गद्यांश का तीसरा जो प्रश्न रहेगा उसी में वो छुपा रहता है। तो आपने देखा होगा, तो चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया, ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता 70 वर्ष की हो गई थी। प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता कितने वर्ष की हो गई थी। तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश में ममता 70 वर्ष की हो गई थी। तो इस प्रकार से आप गद्यांश को पढ़ें। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, हर प्रश्न 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप इसे एक बार देखें, आपको समझ में आ गया होगा पूरा ये गद्यांश।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खूब पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं। ठीक है बच्चों, जय हिंद।